हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रुप केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने जीओसी खत्म किया है, अब ग्रुप केमिस्ट्री की बात है। तो ग्रुप केमिस्ट्री की जहां तक बात आती है तो ग्रुप केमिस्ट्री में मैं आपको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा और मतलब क्या क्या चैप्टर्स होंगे आने वाले समय में। तो याद रखिए, जो प्लान है हमारा वो प्लान कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर की तरह ट्रीट किया मैंने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक सिंपल टॉपिक है और कवर हो जाने से आगे सहूलियत देगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। सेकंड टॉपिक में हम लोग सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस पे बात करेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। जब इतना हम पढ़ लेंगे तब फिर हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा। हाइड्रोकार्बन्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। चौथा चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन के बाद अगला चैप्टर होगा एरोमेटिक केमिस्ट्री। ठीक है, एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक केमिस्ट्री में मैं आपसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बातचीत करूंगा। ठीक है, एरोमेटिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिफ्थ जो है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर्स के बारे में मैं एक साथ एक ही चैप्टर में बातचीत करूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों करूंगा मैं आपको बताऊंगा आगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, छठा चैप्टर जो हो जाएगा वो कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा। सेवेंथ चैप्टर जो होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स के एंड करने के बाद मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा। डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स के बाद हमारा जो 8वां चैप्टर होगा वो अमीन्स होगा। अमीन्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो जाएगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो जाएगा। कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ने के बाद ठीक है हम लोग नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आमतौर पे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला चैप्टर होता है जिसमें ज़ेल्दाल मेथड और डुमास मेथड और है ना एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सब पे बातचीत होती है, लेकिन हम लोग उसको लास्ट में पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टॉपिक है और अलग से मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, हमारा प्लान क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पहले, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक केमिस्ट्री, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जब तक हम पहुंचेंगे तब तक इसके सारे रिएक्शंस मेजर यहीं कवर हो जाएंगे, तो इस चैप्टर में बहुत कम चीजें बच जाएंगी। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसको लास्ट में पढ़ाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग भी है और याद करने वाला है। बाकी सारी चीजें मैक्सिमम लॉजिकल है, पर ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, जिसे मैंने लास्ट में कर दिया। लेकिन बोरिंग है इसका ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ज़ेल्दाल मेथड, डुमास मेथड, इन सब चीजों पे है ना एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग है ना ग्रिग्नार्ड शुरू करें। लेकिन ग्रिग्नार्ड शुरू करने से पहले मैं आपको एक और ओवरव्यू देना चाहता हूं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड किस मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में पहले बता दूं, क्योंकि वो ओवरव्यू आपके पास रहेगा तो आपके लिए बड़ा इजी होगा आगे के चैप्टर समझना। तो इससे पहले कि हम ग्रिग्नार्ड शुरू करें, आइए देखते हैं कि मैकेनिज्म का अलग अलग कंपाउंड्स के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म की जहां तक बात है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली इस चीज के बारे में लोग जानते तब है जब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तब समझ में आता है लोगों को कि कौन सा कंपाउंड किस मैकेनिज्म से रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर उसका पूरा मैकेनिज्म निकालकर शुरू में ही आपको दे रहा हूं। तो अगर शुरू में आपको पता होगा कि कौन सा कंपाउंड किस मैकेनिज्म से रिएक्ट करेगा तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगा, है ना, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं इस लिस्ट में ऐड करना चाहूंगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की जहां तक बात है, सबसे पहला मैकेनिज्म हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा।
इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल, जिस भी रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, होता नेट वही है, पहले इलेक्ट्रोफाइल फिर न्यूक्लियोफाइल, या पहले न्यूक्लियोफाइल फिर इलेक्ट्रोफाइल। ऐड तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ही होते हैं, लेकिन पहले कौन ऐड हो रहा है उससे रिएक्शन का नाम लिखा जाता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो इसका मतलब उसमें न्यूक्लियोफाइल पहले रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म भी दो तरह के हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म दो तरह का हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, एडिशन, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिएक्ट करने वाले लोग जो हैं वो पहला है एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा है एल्काइन। ठीक है, दूसरा है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। एडिशन क्या होता है? पाई बॉन्ड को तोड़कर उसमें दो लोग जुड़ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड तोड़ा और पहला वाला आदमी हट गया, दूसरा वाली उसके आ गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है। जबकि इसमें क्या है, पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये एडिशन कहलाता है। हर जगह एडिशन का यही मतलब होगा, आगे मैं इसके डिटेल में भी आऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SE लिखते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, और बड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है। SE का मतलब सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन देने वाले कौन लोग हैं? पहला बेंजीन रिंग, जितने भी बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग पे अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो आप इतना जान लीजिए कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होगा। दूसरी चीज क्या? न्यूक्लियोफिलिक। तो एक चीज तो कवर हो गई हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म में दो बातें फिर से हो जाएंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन लोग देते हैं? ठीक है, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक लोग देते हैं कौन कौन से? पहला एल्डिहाइड, है ना, RCHO। दूसरा कीटोन भी इसी मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं, RC डबल बॉन्ड O R-। और तीसरा साइनाइड्स एंड नाइट्राइल भी कहते हैं, साइनाइड्स जनरल वर्ड है, साइनाइड RCN। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN, ठीक है, SN। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है वो दो तरह का होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दो तरह का होगा। पहला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, पहला, है ना, एल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। दूसरा अल्कोहल ROH। और तीसरा समटाइम्स स्ट्रेन्ड ईथर्स। ठीक है, मैं ईथर्स लिख रहा हूं लेकिन ईथर्स नहीं, स्ट्रेन्ड ईथर्स में होता है। स्ट्रेन्ड ईथर्स कैसे कहते हैं आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे भी होता है। ये कौन लोग देते हैं इसको भी समझिए। तो ये रिएक्शन देने वाले लोग हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, यानी पहला कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है। दूसरा एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड क्लोराइड। ईस्टर RCOOR, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड RCOR', ठीक है। और लास्टली पांचवा जो जाएगा, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड और लास्टली जो है एसिड एनहाइड्राइड
और लास्टली एसिड एनहाइड्राइड के बाद हो जाएगा अमाइड, है ना। अमाइड्स जो है वो RCO डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। तो ये लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफी बड़ा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 3 लोग देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है, और सबसे मेजर रिएक्शन मैकेनिज्म है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, 8 तरह के, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसके बाद आता है नंबर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, ठीक है। यहां पे मैं इसको एंड कर रहा हूं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी 2 तरह का होगा, एक फ्री रेडिकल एडिशन और फ्री रेडिकल क्या, सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, है ना, AFR, है ना, एडिशन फ्री रेडिकल। तो एडिशन फ्री रेडिकल कौन देता है? तो सबसे पहले लेते हैं एल्कीन्स देते हैं, वो भी तब जब बहुत स्पेशल केस है ये, एल्कीन्स देते हैं तब जब पेरोक्साइड उनके साथ मौजूद हो, ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में देते हैं। जबकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात है, अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात है तो सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल ये है। सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल जो है वो कौन लोग देते हैं? एल्केन्स देते हैं, एल्केन्स देते हैं, और साथ साथ एल्केन्स भी देते हैं, या फिर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है लेकिन उसके साथ एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप भी उसके साथ देंगे। एल्काइल ग्रुप एल्केन्स की तरह ही होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स देते हैं। तो किसी कंपाउंड में अगर वो अल्कोहल है, मान लीजिए ROH है, ठीक, कोई अल्कोहल है ROH, तो ये पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, लेकिन ये पार्ट जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा। तो वही कंपाउंड अल्कोहल भी जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन से रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा 2 और मैकेनिज्म है, जगह नहीं बची है इसलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे। इसके अलावा इसके आगे जगह नहीं है, बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। इसके बाद अगला मैकेनिज्म है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन लोग देते हैं? तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, अल्कोहल देते हैं, और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट देते हैं। क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट्स देते हैं। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स हो जाता है R4N+X-, ठीक है, ऐसा R4N+X-, R4N+X-, है ना, ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया। और एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। एलिमिनेशन रिएक्शन के अलावा कुछ मिसलिनियस मैकेनिज्म भी है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, मिसलिनियस मैकेनिज्म से भी रिएक्शन होता है, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं मिसलिनियस मैकेनिज्म जो है उसमें क्या है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, जगह कम है। पहला है ना बेंजाइन मैकेनिज्म, कार्बीन मैकेनिज्म, और लास्टली जो है नाइट्रीन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये मिसलिनियस मैकेनिज्म है। तो याद रखिए मैं 5 तरह के रिएक्शंस बताऊंगा। फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। जो हमारा मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म में 2 होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं बेंजीन रिंग। फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, साइनाइड्स, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है, सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सब्स्टिट्यूशन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कार्बन जो है वो sp2 है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूशन होता है। मैं आगे इसके डिटेल में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे इसकी डिटेल में बात नहीं करनी है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे देते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो इस रिएक्शन को देते हैं। इसी वजह से
हम एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर एक साथ पढ़ते हैं और इसी वजह से हम इन सारे लोगों को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये सारे एक मैकेनिज्म पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में दो बातें फिर से हो जाएंगी। फ्री रेडिकल एडिशंस एल्कीन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है एल्केन्स देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। डिटेल में आगे जाऊंगा। इसके अलावा दो और मैकेनिज्म है। एलिमिनेशन मैकेनिज्म जो है वो एल्काइल हैलाइड अल्कोहल और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट देते हैं, और मिसलिनियस मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होता है वो बेंजाइन मैकेनिज्म, कार्बिन मैकेनिज्म और नाइट्रीन मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि मैं आज के बाद जो भी ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ूंगा उसमें मैं इन चीजों को यूज करूंगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से रिएक्शन देता है, या अगर मैं बताऊंगा कि बेंजीन रिंग जो है वो, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है। तो अब हम आज तैयार हैं इस बात के लिए कि हम ग्रिग्नार्ड चैप्टर, जो कि ग्रुप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, शुरू कर सकते हैं। तो आइए ग्रिग्नार्ड के चैप्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन बहुत काम आएगा आपको आगे। तो पहली टॉपिक है इसमें प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होगा? पहली चीज अब जैसे होता है, एल्काइल हैलाइड को आप मैग्नीशियम इन ईथर से ट्रीट कर दीजिए तो आपको ग्रिग्नार्ड मिल जाएगा, RMgX, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये चीज यहां पर सॉल्वेंट का काम करती है, दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट। अब इसका क्या मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिए। इसका मैकेनिज्म ये हो जाएगा कि RX जो है, चूंकि X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, R तो कार्बन होगा एल्काइल ग्रुप और X हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे टूट जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्या बनेगा, R प्लस और X माइनस, ठीक है, ऐसे हो गया X माइनस। अब मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, तो मैग्नीशियम +2 और 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज कर जाए। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही न्यूट्रल हो जाएगा, तो मैं दिखा देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो ये फ्री रेडिकल में चेंज कर जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी जिसको पाकर ये न्यूट्रल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, R माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये X माइनस, ये मैग्नीशियम और ये R माइनस, ये तीनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, क्या हो जाएगा, RMgX, ठीक है, RMgX बन जाएगा। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर होगी, ग्रिग्नार्ड बनता कैसे है ये पता चल गया। सेकंड टॉपिक क्या है कि ग्रिग्नार्ड कौन कौन से रिएक्शंस देता है, हाउ डज ग्रिग्नार्ड वर्क, ये सेकंड पॉइंट। हाउ डज ग्रिग्नार्ड वर्क, कैसे वर्क करता है सीखा जाए। हाउ डज ग्रिग्नार्ड वर्क, तो याद रखिए ग्रिग्नार्ड जो है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ऐसे टूटता है, RMgX, वक्त आने पे ऐसे टूट जाए। अब इसको ऐसे तोड़ दिया कीजिए, MgX प्लस में टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं R माइनस जो है, मैंने GOC में पढ़ाया था, R माइनस 2 तरह से एक्ट कर सकता है। R माइनस जो है वो पहले तो एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है, तो इट कैन एक्ट एज बेस, ठीक है, और दूसरा ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। बेस की तरह एक्ट करेगा, अच्छा, ग्रिग्नार्ड बेस की तरह एक्ट जरूर करेगा, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा एसिड्स का जब सीक्वेंस हम लोग कर रहे थे तो निकाल रहे थे, तो मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूं, ये शुरू होता है वहां से, क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, H2CO3, फिनॉल, वाटर, फिर वाटर के बाद आता है एल्काइन। ये सीक्वेंस मैंने GOC में पढ़ा है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर अमोनिया, फिर एल्कीन, फिर एल्केन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो एसिड का सीक्वेंस होगा ये है, ठीक है, एसिड का सीक्वेंस है, तो याद रखिए एसिड जितना वीक होता है उसका बेस उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ऐसा मैंने
पढ़ा जाता है। तो चूंकि एल्केन दुनिया के सबसे वीकेस्ट एसिड में से आते हैं, इसलिए H+ निकलने के बाद जो बचेगा वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में से आएगा। ऑर्गेनिक बेसिस की बात कर रहा हूं, तो ये काफी तगड़ा बेस है, इसलिए सबसे पहले ये बेस की तरह ही काम करने की टेंडेंसी रखेगा। तो याद रखिए, अगर है ना, अगर R- को बेस की तरह एक्ट करने को मिलेगा तो सबसे पहले वो बेस की तरह एक्ट करेगा, जब नहीं मिलेगा तब वो न्यूक्लियोफाइल के मोड में आएगा रिएक्शन करने के, न्यूक्लियोफाइल के तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब बेस की जहां तक बात है तो बेस के साथ ये है कि R- जो है ग्रिग्नार्ड का, ये जो R- है, ये कोई भी, अगर मान लीजिए ये ऐसे है RMgX है, प्लस कोई एसिड है Ha, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर R- आता है, इसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस। ये R- जो है इस H+ के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, R+ के साथ RH बन जाएगा, और प्लस है ना ये A- इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा MgAX। ये तरीका है काम करने का ग्रिग्नार्ड के, जब वो बेस की तरह काम करेगा। तो याद रखिए, कहीं भी अगर आपको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, एसिडिक हाइड्रोजन, अच्छा याद रखिएगा कि सीक्वेंस में एसिडिक हाइड्रोजन कहां तक लिया जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन जो है सीक्वेंस में आप यहां तक ले सकते हैं, क्या है ना, वाटर यहां तक चीजों को एसिडिक मानिए। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन लेंगे इसको, एसिडिक हाइड्रोजन, तो सीक्वेंस में जहां तक, ठीक है, तो जहां से भी सीक्वेंस शुरू होता है यहां से यहां तक के हाइड्रोजन एसिडिक है। ये एसिडिक है, पर इतने कम एसिडिक है कि है ना आसानी से अपना H+ नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन यहां तक आप मानेंगे। तो अब ये इस पे मैं आऊंगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब वो क्लियर होगा। अभी इन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो फिर वही दो बातें हो जाएंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो दो बातें होंगी, या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक क्या सब्स्टिट्यूशन देगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात होगी तो इससे 3 लोग रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने वाले 3 लोग हैं। पहला एल्डिहाइड है RCHO, दूसरा कीटोन है और तीसरा साइनाइड है। तो आज हमें क्लियर हो गया कि ग्रिग्नार्ड जो है इन तीनों से रिएक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन होगा SN। तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन देने वाले लोग कौन कौन से हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने वाले लोग, पहला है एल्काइल हैलाइड, दूसरा है अल्कोहल। लेकिन याद रखिए अल्कोहल का रिएक्शन है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा ग्रिग्नार्ड से, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये अल्कोहल जो है वो इस मैकेनिज्म से रिएक्ट कर जाएगा, अपना H+ ग्रिग्नार्ड को दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, मैंने यहां लिख जरूर दिया है, पर sp3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बजाय एसिड बेस रिएक्शन पहले हो जाएगा। और तीसरा ईथर, स्ट्रेन्ड ईथर ये रिएक्शन देते हैं। अब स्ट्रेन्ड ईथर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे रिएक्शन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे रिएक्शन देने वाले लोग कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन फिर बता दूं कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो RCOOH होता है और इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए है ना ये वाली चीज भी जो है ना, अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड के सामने आएगा तो वो अपना H+ R- को लूज कर जाएगा। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो सही मायने में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा ग्रिग्नार्ड के साथ, बल्कि एक एसिड बेस रिएक्शन देगा। दूसरी चीज उसके डेरिवेटिव्स जो हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था जैसे ईस्टर हो गया, ईस्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो एक एक रिएक्शन के लिए के बारे में बातचीत करूंगा, है ना। एसिड क्लोराइड RCOCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड हो गया। और कौन, एनहाइड्राइड हो गया, एनहाइड्राइड होता है RCOOCOR। ठीक है, और एक रिएक्शन यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, है ना, 5वां जो है अमाइड हो जाएगा, अमाइड जो है RCONH2 होता है। तो ये तमाम लोग जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन देंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा पहला रिएक्शन ये होगा जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट,
सेकेंड रिएक्शन ये पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और चौथा पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हमने आज ग्रिग्नार्ड को अगर पढ़ने का सोचा है तो हमें 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो हम पूरे ग्रिग्नार्ड को कवर कर देंगे, है ना। एक है बेस वाले रिएक्शन, एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो ठीक है, अब यहां से शुरुआत करते हैं। तो आइए ग्रिग्नार्ड बेस की तरह कैसे एक्ट करता है इसको देखते हैं। अब ये देखना है कि ग्रिग्नार्ड कैसे बेस की तरह रिएक्ट करता है, पर इससे पहले मैं एक और नोटेबल बात बताने के बाद ये बात शुरू करूंगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे ग्रिग्नार्ड R माइनस का सोर्स होता है, आप जानते हैं RMgX है, ये R माइनस का सोर्स होता है, और ये R माइनस जो है ये तरह तरह के रिएक्शन देता है, कभी बेस की तरह, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह, कभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कभी एडिशन करते हैं। तो ऐसे और भी जो लोग केमिस्ट्री में R माइनस के सोर्स होते हैं उनको भी अभी लगे हाथों पढ़ लेंगे, तो हम उनका भी बिहेवियर भविष्य में आएगा तो हम उनको सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का बिहेवियर ना और कौन लोग शो करते हैं उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अदर सोर्सेस ऑफ R माइनस, अदर सोर्सेस ऑफ R माइनस। तो पहला सोर्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट सोर्स इज गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, इसको कहते हैं गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, मैं इसको पहले लिख दूं, इसको कहते हैं गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक है, इसको गिलमैन रिएजेंट होता है डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, कॉपर लिथियम। ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है, कोरे हाउस सिंथेसिस, उसमें मिलेगा आपको R2CuLi। ये टूटता है R माइनस प्लस Li प्लस प्लस Cur में, तो याद रखिए ये भी आपका R माइनस का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सोर्स है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आएगा, फ्रैंकलैंड रिएजेंट कपलिंग रिएक्शन है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है डाई एल्काइल जिंक, डाई एल्काइल जिंक, जैसे R2Zn, ये टूटता है R माइनस और ZnR प्लस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको डाई एल्काइल जिंक कहते हैं। ये भी आपका एक ऐसा रिएजेंट है जो R माइनस का सोर्स होता है। अगली चीज क्या, और अगला सोर्स क्या हो जाएगा? तीसरा सोर्स है डाई एल्काइल कैडमियम, कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम होता है R2CD, क्या हो जाएगा? R माइनस प्लस CdR प्लस। ठीक है, CdR प्लस। ठीक है, ये आपका डाइल्काइल कैडमियम हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम होता है LiR। ठीक है, LiR भी जो है वो अक्सर R माइनस और Li प्लस में टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके R माइनस के सोर्स है। तो ये 4 लोग भी दिखे तो उनके वही रिएक्शंस होंगे जो ग्रिग्नार्ड का मैं आगे सिखाऊंगा। जितनी बातें मैं ग्रिग्नार्ड के बारे में सिखाऊंगा वो बातें इन लोगों के लिए भी, है ना, ट्रू होंगी। अब जहां तक इनकी रिएक्टिविटी की बात है तो इनकी रिएक्टिविटी भी जानिए। इनकी रिएक्टिविटी का क्या सीक्वेंस हो जाएगा? तो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव होता है LiR, फिर होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद होता है डाई एल्काइल जिंक, फिर इसके बाद होता है गिलमैन्स रिएजेंट, और सबसे आखिर में जो रिएक्शन देता है, सबसे लास्ट, सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होता है वो डाई एल्काइल कैडमियम होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि रिएक्टिविटी का ये सीक्वेंस है। खैर रिएक्टिविटी कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम हो तो अच्छी बात है। तो यहां पे मैंने आपको, है ना, एक बात बता दी कि जो और सोर्सेस होते हैं किसके, है ना, R माइनस के, वो कौन कौन से हैं यहां मैंने आपको बता दिया। अब आइए रिएक्शंस पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड के ऊपर। और सबसे पहला रिएक्शन, 4 रिएक्शन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चारों रिएक्शंस को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली चीज है, नेक्स्ट टॉपिक है ना, रिएक्शंस
गिवन बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब इस पे 4 रिएक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कौन कौन से रिएक्शन है, उसमें से मैं पहला रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं, फर्स्ट। ठीक है, पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट रिएक्शन है कि व्हेन ग्रिग्नार्ड एक्ट्स एज बेस, ग्रिग्नार्ड एक्ट्स एज बेस, जब ग्रिग्नार्ड बेस की तरह एक्ट करेगा, व्हेन ग्रिग्नार्ड एक्ट्स एज बेस। तो ग्रिग्नार्ड जब भी बेस की तरह एक्ट करता है, जैसे RMgX है और साथ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, और कोई एसिड है H+A-, तो होता क्या है, ये जो R- है, ये R- का सोर्स है, याद रखिएगा, ये R- का सोर्स है, ये Mg+ का सोर्स है, ये R- H+ के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि R- बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि बहुत वीक एसिड एल्केन का कॉन्जुगेट बेस है। तो एसिड जितना वीक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होता है, ऐसा मैंने GOC में पढ़ाया है आपको, है ना। तो अब GOC पढ़े बिना अगर ग्रुप केमिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। ये आ जाएगा RH प्लस Mg, ये A- Mg+X से जुड़ जाएगा, MgAX ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिए ग्रिग्नार्ड जो है, जहां कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा उस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज को और अच्छे समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आइए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पहले लिख लिए ताकि आपका समय बचे। अब CH3MgBr है और CH3C∼CH है। आप जानते हैं कि एल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो H+ और ये CH3- जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? मीथेन। CH4 प्लस Mg और ये पूरा ग्रुप CH3C∼CBr बन जाएगा, Br पहले से है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखिए, यहां का ये अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है और ये C2H5- है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा? C2H6+। ठीक है ना, प्लस Mg और फिर ये CH3CH2CH2O-, CH3CH2CH2O- और Br। इसको आप चाहे तो शॉर्ट में C3H7O भी लिख सकते हैं, ऐसे है ना, C3H7OBr ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे यहां पे देखिए, यहां पे भी वही बात है, CH3- है और वाटर में H+ और OH- होता है, तो इसका वाटर का भी हाइड्रोजन एसिडिक है, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो यहां पे आपको मीथेन गैस मिलेगा और OH इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो आ जाएगा CH4 प्लस MgOH-Br। ठीक है, MgOH-Br हो जाएगा। ऐसे यहां पे भी आ जाइए, CH3- H+, ये फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो CH3- H+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मीथेन गैस बन जाएगी और MgBr जो है वो PHO- के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? CH4 प्लस Mg, इसको आप C6H5O कह सकते हैं, तो C6H5O और साथ में Br है, यहां पे Br ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया। ऐसे यहां पे क्या है, ये भी आपका ये तो है ही CH3- और यहां पर ये टूट जाएगा H+ और HCO3- में टूटेगा। ये CH3- और H+ आपस में जुड़ जाएंगे और CH4 प्लस MgHCO3Br में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो MgHCO3Br हो जाएगा। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, यहाँ ये था और यहाँ पे CH3- है, CH3- और H जुड़कर मीथेन बना देंगे यहाँ पे, और प्लस Mg है और साथ में ये C6H5COO है ना, ये आ जाएगा MgC6H5COO-Br बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे यहां पे भी आ जाइए, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड का हाइड्रोजन एसिडिक है और ये CH3- है, दोनों कंबाइन करके मीथेन बना देंगे, प्लस और साथ साथ MgHCOO
Br हो जाएगा, ठीक है, MgCOO Br। ऐसे यहाँ पे H प्लस ये भी है, ठीक है, और ये CH3 माइनस है, CH3 माइनस और H प्लस मिलके मीथेन बना देगा, मीथेन प्लस, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा MgClBr, ठीक है, ये आ जाएगा MgClBr, ये बन जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, है ना, बिल्कुल एक जैसा, एक ही पैटर्न पर रिएक्शन, बस आपको ये पहचानने आना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। और इसी दिन के लिए मैंने जीओसी में आपको सिखाया था कि एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इस पर हमने बहुत बातचीत किया है मैंने। तो आप जीओसी बिना पढ़े इस एरिना में कदम ना रखें, पहले पढ़ लें, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे ये है, ये भी जीओसी पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नोट। अब ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसका होगा। ऐसा इसलिए आपको मैंने जीओसी में पढ़ाया कि उस हाइड्रोजन को एसिडिक कहते हैं, उस हाइड्रोजन को एसिडिक कहते हैं जिसके निकल जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो बहुत स्टेबल होगा। और ये स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट जो बेस है यहाँ पे, वो एरोमेटिक हो जाएगा। आप देखिए एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक किसे कहते हैं वो भी बता दूं मैं आपको। एरोमेटिसिटी भी मैंने पढ़ाया है जीओसी में बहुत डिटेल में। एरोमेटिक उसे कहते हैं जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और जिसके पास साइक्लिकली 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। 4n + 2 पाई का मतलब हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में होता है, n बराबर 1 रखे, यानी 4 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है, एरोमेटिक चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल होंगी, इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिडिक है। इसका फॉर्मूला ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 C5H6 है, 1 2 3 4 5 6 H6 है। लेकिन एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद ये बच जाएगा C5H5 माइनस। इसको कहते हैं साइक्लोपेंटा, पेंटा मीन्स 5, साइक्लो मीन्स साइक्लिक, साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन, ठीक है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन कहा जाता है। तो ये जो साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीथेन प्लस H इसके साथ जुड़ा तो मीथेन, और ये हो जाएगा Mg और साथ साथ ये C5H5, MgC5H5 और साथ में ये Br, तो यहाँ पे आ जाएगा Br, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी आप बात करिए, यहाँ पे भी ये वाला हाइड्रोजन काफी एसिडिक है, क्योंकि इसके जाने के बाद जो ये नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा वो इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में होगा और वो इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में होगा। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। कहने को तो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, पर यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। इधर वाला भी हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि यहाँ नेगेटिव आने के बाद 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, पर सबसे ज्यादा ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। इस CH2 ग्रुप को ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, CH2 ग्रुप को एक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी कहते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव, हाइड्रोजन बहुत एक्टिव है, तुरंत ये आसानी से हाइड्रोजन लूज कर देता है। ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक होता है, और एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये H+ लूज करने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल होगा। तो यहाँ का जो H है, यहाँ 2 H है ना, यहाँ का जो H है वो CH3 के साथ कंबाइन करके CH4 बनाएगा, साथ में Mg, ठीक है, और Br तो होगा ही होगा। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, C5, H कितने हैं, H यहाँ 3 है और एक H यहां से चला जाएगा, तो 1 4 और 3 ये 7, C5H7 O2 माइनस है और साथ में Br हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड टोटल 4 तरह के रिएक्शंस देता है, एसिड बेस रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इतने रिएक्शन देता है, इसमें से एक हमने कवर कर लिया कि ग्रिग्नार्ड बेस की तरह कैसे एक्ट करता है। बाकी 3 रिएक्शंस को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।